enthalpy is going to change according to the when we move from left to right in the periodic table and top to bottom in the periodic table. Okay, so across the period, when we move from left to right, electron affinity gradually increases as Z effective increases, but with some irregularities. Okay, so when we are moving from left to right in the periodic table, we know that atomic size decreases. And why atomic size is decreasing? I have already told you the reason, because the Z effective is increasing. That is, the power of nucleus is increasing to attract the valence shell towards itself more. So when you are adding one electron, Z effective is more, it can very easily accept that electron and a large amount of energy will be released. So while moving from left to right in the periodic table, gradually your electron affinity is going to increase. Next point in this, electron affinity of second and 15th group elements are exceptionally low due to their fulfilled and half filled configurations. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन इज कि ग्रुप टू की अगर आप बात करो तो ग्रुप टू का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कंप्लीट होता है ना. दीज आर योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. लेट्स लुक इनटू दिस पीरियोडिक टेबल. सो यहाँ पे ऑक्टेट जो है इसका पूरा कंप्लीट है सारे एलिमेंट्स का. तो ये इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दे वोंट लाइक टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. सेम विल बी द केस ऑफ हियर ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली है. ये सब हाफ फिल्ड है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नाइट्रोजन का लिखोगे 1s2 2s2 2p3, तो p ऑर्बिटल में टोटल 6 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये हाफ फिल्ड है. तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना होना चाहिए. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल बिहेवियर हियर. सो दैट इज व्हाट आई हैव मेड यू राइट इन दिस लास्ट पॉइंट. लिखो जल्दी से. So next point इसमें लिख लो, when an electron is added to these stable configurations, then high amount of energy is required in first step to destabilize. ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो स्टेबल है, तो अगर आपको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है अगर ज़बरदस्ती भी, तो पहले उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, ताकि आप उस एटम को डिस्टेबलाइज कर पाओ. सो जो भी आपके पास नेट एनर्जी रिलीज होगा,
So net released energy for such configuration is very low. So जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है वो बहुत ही कम होती है, दैट इज वेरी लेस नेगेटिव और ऑलमोस्ट जीरो. तो नाइट्रोजन का वैल्यू हो गया, या फिर जिंक की बात कर लो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मैंगनीज की बात कर लो हाफ फिल्ड होता है, बेरिलियम की बात कर लो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. इन सब की अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे ऐड करना है, इट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो. सो दिस वॉज अबाउट योर अक्रॉस द पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इन द पीरियोडिक टेबल. अभी टॉप टू बॉटम आओगे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होने वाला है. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स of elements decreases down the group due to decrease in force of attraction between incoming electrons and nucleus, but with some irregularities. But with some irregularities. ओके. अभी टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है. कोई भी जनरल टर्म अगर आप कोई भी जनरल ग्रुप देखो, मैं पहले इसकी बात कर लेती हूँ. तो टॉप टू बॉटम व्हेन वी आर कमिंग द एटॉमिक साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. दैट मीन्स न्यूक्लियस का जो पावर है वो लास्ट शेल के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस सेंटर में है और शेल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो जब आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा पावर नहीं रहेगा. न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा पावर नहीं रहेगा तो वो इतना विलिंग नहीं है ऐड होने के लिए, क्योंकि उसको कुछ खास स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है न्यूक्लियस से, उसको अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे शेल में, जिसकी वजह से उसको रिपल्शन भी मिलेगा. सो इट इज़ नॉट दैट फिजिबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो टॉप टू बॉटम आओगे तो दैट एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज. लिखो ये जल्दी से. यहाँ पे नोट डाल के लिख लो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ second period elements is exceptionally higher than third period. Electron affinity of third period element is exceptionally higher than second period element. पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ. Due to first small size of second period and second high charge density of second period. Okay, now what this statement is trying to say is, if I am comparing between, this is your second period element, this is second period and this is your third period. टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए.
बट थर्ड पीरियड की एक्सेप्शनली हायर होती है किसके कंपैरेटिवली, सेकेंड पीरियड के कंपैरेटिवली। तो उसका रीज़न क्या है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो है यूजुअली इनका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ शेल्स बहुत ही कम है। तो और जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से लिथियम बेरिलियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटे हैं साइज में। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी फील होता है ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे ही हाई चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, हाई चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब क्योंकि इसमें चार्ज, जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बहुत ही कम है, साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम जो है दैट इज नोन एज योर हाई चार्ज, लाइक इट इज़ नोन एज चार्ज डेंसिटी। कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम में कुछ खास चेंज आता नहीं है, जिसकी वजह से उसका ऑल टुगेदर कहने की बात वही है कि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको इतनी आसानी से वो अडेप्ट नहीं कर पाता। ओके, सो राइट डाउन दिस। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करो, व्हाई halogens have order of electron affinity as, ठीक है, होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का एंड देन आयोडीन का। दिस शुड बी द ऑर्डर, बट ऑर्डर क्या है हमारे पास, दिस वन। तो आपका क्वेश्चन है कि वाई दिस इज हैपनिंग, टेल मी योर आंसर। यस, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिस शुड बी द ऑर्डर। बट अभी क्या हो रहा है कि फ्लोरीन का साइज इज एक्सेप्शनली वेरी लेस। ओके, सो यहाँ पे लिख लो, साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एज compared to chlorine. So the incoming electron experiences more repulsion and therefore net amount of energy released is less। ठीक है, और स्मॉल साइज भी और साथ में हाई चार्ज डेंसिटी भी। दीज आर दी रीजन जिसकी वजह से फ्लोरीन का वैसे ज़्यादा होना चाहिए बट ज़्यादा हो जाता है आपका क्लोरीन का। लिख लो जल्दी से। ओके, अब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डेटा गिवन होगा
डेटा ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कुछ का लिख रही हूँ मैं बस। देन वी हैव लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, यहाँ पे है हीलियम, तो सबका डेटा आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। बट जैसे हाइड्रोजन याद नहीं करना है वैसे ये वैल्यू, बट डिफरेंस देखना है। यहाँ पे -73 होता है, -60, देन वी हैव -53। बेरिलियम होता है +66, +67, देन यहाँ पे होता है -83, -119, नहीं एक सेकेंड, एल्यूमिनियम का होता है -50, ये होता है -119। फॉर कार्बन it is -112, नाइट्रोजन 31, फॉस्फोरस का 74, ऑक्सीजन -141, ये है -200, -195, -190, here -328, -349, -325, -295. Here it is +116, +96, +48। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस डेटा में, अच्छा, और ये जो पूरी वैल्यू है, दे आर इन किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, तो हर एक में मैं अलग से ऐसे यूनिट नहीं लिखती। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ एटम्स के लिए, फॉर एग्जांपल बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के लिए वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये पॉजिटिव वैल्यू किस वजह से आ रही है? पहली बात तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का ऑक्टेट होता है कंप्लीट, उनको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और आप उसके बाद भी अगर ज़बरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको उनकी स्टेबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को ख़राब करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इनकी वैल्यू किस में आ जाती है? पॉजिटिव में। नाइट्रोजन के साथ भी यही केस होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ऊपर से ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन की जो ये पूरी फैमिली है वो हाफ फिल्ड होती है, बट नाइट्रोजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से आपको जब इलेक्ट्रॉन देना है तो उसकी स्टेबिलिटी को खराब करना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी को खराब करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो नेट वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है। और सेम हीलियम, नियॉन और आर्गन के केस में, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑक्टेट हो रहा है कंप्लीट, दे नीड नॉट रिक्वायर एनी न्यू इलेक्ट्रॉन, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन दोगे, स्टेबिलिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? पॉजिटिव वैल्यू में आएगी। ठीक है, बट फॉस्फोरस में स्टिल नेगेटिव है, ये भी हाफ फील्ड है, फॉस्फोरस भी हाफ फील्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्यों नेगेटिव में आया? तो यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आ सकते हैं, बट नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, जिसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ electron affinity for inert gases alkaline earth metals nitrogen is positive, that means endothermic है। कभी भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सो बोलते हैं, रिलीज हो रही है तो नेगेटिव में होगी। जब भी एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वो एंडोथर्मिक होती है, हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होती है। इन इनर्ट गैसेस
to add a electron, new shell is created. ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एक नया ही शेल मुझे ऐड करना पड़ेगा और उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। नए शेल ऐड करने के लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ओके, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेम केस। ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हमको न्यू सब शेल चाहिए होता है। और फॉर नाइट्रोजन, पॉजिटिव वैल्यू होती है किस लिए? टू ओवरकम द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होगी। लिख लो ये। डन राइटिंग? चिन्मय ऊपर लिख दिया ना किलो जॉल्स पर मोल, टेबल में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी यूनिट है इनकी वो किलो जॉल्स पर मोल है। हियर इट इज मेंशन्ड। ओके, अभी सब में अलग अलग से मेरे को लिखना पड़ेगा, इसलिए ऊपर ही साथ में लिख दिया था। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिख लो। When electron is added to a neutral gaseous atom, energy is released in the form of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि होगा एक्सोथर्मिक। अभी जस्ट आपको एक चीज एक्सप्लेन किया है ना, तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स। सेकंड पॉइंट, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन is added to an anion, forces of repulsion occurs between them, and to overcome this repulsion, energy is given to the system। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 निकालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 निकालना है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 निकालना है, कोई भी एटसेट्रा, दीज आर गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। क्योंकि एक बार आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कोई पहले तो आपके पास मान लो कोई एटम था M,
आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और फॉर्म किया M-, तो ये न्यूट्रल था अभी, तो इलेक्ट्रॉन को आने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी ऑफ कोर्स, वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एनर्जी देना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो ये वैल्यू एक्सोथर्मिक होगी। बट अगर इस M- में मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रही हूँ, तो ये ऑलरेडी अब नेगेटिव हो गया, और आप एक और नेगेटिव स्पीशीज इसमें ऐड करने जा रहे हो टू फॉर्म M2- आयन, तो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक इन नेचर। अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा विद इन दी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपको यहाँ पे फील होगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा अनायन फॉर्म कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, उन सब के लिए एक्सोथर्मिक ही नेचर होगा, ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन की हमने बात कर ली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर ली, और इनर्ट गैसेस की बात कर ली, उनका तो एंडोथर्मिक ही होता है, इवन दो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना ऐड करना हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप कोई भी स्पीशीज फॉर्म कर रहे हो, जैसे कभी आप O2- देखते हो, N3- ऑब्जर्व करते हो, ये सारे जो भी अनायंस फॉर्म हो रहे हैं, ओके, ये दीज आर फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जीज, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके फॉर्म हुए हैं, ना कि रिलीज करके, मतलब ये सारे जो फॉर्म हुए हैं दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ओके, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, आप फॉर्म भी अगर कर लो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देके, सो दीज आर नॉट that stable in gaseous form बिकॉज एंडोथर्मिक नेचर से बन रहा है, और कभी भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है कैसे भी टाइप का, कोई भी स्पीशीज अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को रिलीज करेगा। स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिखो ये जल्दी से। ओके, सो दीज okay, so these anions which are formed here, these are stable in, these are not stable in gaseous form, but they are stable in solid form, ठीक है, solid form में stable होते हैं कैसे, these are stabilized by cations, they are stabilized by cations। जैसे आपको O2- को स्टेबल करना है तो हम क्या फॉर्म करते हैं, Na2O, और ये सॉलिड फॉर्म में है, इस सॉलिड फॉर्म में इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है O2- होगा, सोडियम पे 1+ चार्ज होता है, तो अभी ये यहाँ पे स्टेबल है, बट गैशियस फॉर्म में इस तरीके से अकेले घूमता रहे वो पॉसिबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं होगा उस फॉर्म में। तो यहाँ से जो उसको स्टेबलाइजेशन मिलती है उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस मतलब एक सॉलिड फॉर्म हो गया है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दिस कटायंस एंड दिस अनायंस। तो ये जो जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बाद में बात करेंगे, इसका डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे लेटर ऑन, बट अभी के लिए क्योंकि हमने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म किया है तो एनीवेज कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज ही होगी। तो यहाँ पे भी वो एनर्जी रिलीज हुई है जिसकी वजह से क्या मिल रही है उसको, स्टेबिलिटी। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है सॉलिड फॉर्मेशन में तो उसको लैटिस एनर्जी बोल देते हैं। लिखो जल्दी से।
डन राइटिंग? ओके चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सो 2004 का क्वेश्चन है ये, दिस इज योर जेई का क्वेश्चन है। रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस। आंसर करना है सबको, वैसे बैठना नहीं है, सबको आंसर करना है। ओनली 4-5 पीपल आर आंसरिंग। जैन आंसर करो, व्हाट विल बी द आंसर? सुहास, शांति, नाजनीन, हर्षन, जोएल, सबको आंसर करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। ठीक है, आपको ये ऑप्शन में गिवन है। पहला एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको बताया पहला जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एक्सो ही होता है, दूसरा ऐड करने के बाद वो एंडो हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। This is because O minus ion will tend to resist the addition of another electron. Oxygen has high electron affinity. Oxygen is more electronegative. O minus ion has comparatively larger size than the oxygen atom. तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए O माइनस क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। ओके, सो आंसर विल बी ए। लाइक जिन्होंने भी आंसर किया है सबने करेक्ट किया है, गुड। ओके, सो इसी टाइप के सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, यू जस्ट हैव टू बी लाइक थोड़ा सा ध्यान देना है एंड यू विल गेट थ्रू द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट है एटॉमिक साइज। ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब है जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। गॉट इट? दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड इज योर Z effective, that is again your effective nuclear charge.
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। ये हमने अभी ऊपर देख लिया। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छे से आने का कोशिश करेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे पास ऑप्शन है ओ प्लस एंड O2 प्लस, इसमें किस विच विल हैव द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो व्हाट विल बी ऑर्डर, टेल मी। What will be the order? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? यस लिख दो, गुड। ऑर्डर विल बी सबसे ज़्यादा O2 प्लस, देन O प्लस एंड देन O, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। ओके, प्रज्ञा का आंसर भी राइट है। देन एक प्लस चार्ज है, थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, और सबसे कम न्यूट्रल में होगा। और ऐसे ही अगर आपसे उल्टा पूछा जाता, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव के लिए आप क्या लिखते हैं? लीस्ट चांस, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? अब देखो, ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे शेल्स है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आना चाहता है यहाँ पे। ओके, तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो यहाँ के जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, किससे? न्यूक्लियस से। नहीं इतना इफेक्ट पड़ने दे रहे, तो जितना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देंगे, ओके, उतना प्रॉब्लम होगी इस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव घट रहा है। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस का पावर कम हो रहा है, क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्क्रीन कर रहे हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। सो उससे क्या इसका जो रिलेशन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इनवर्स इन नेचर। फोर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑफ कोर्स जिनका ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और अगर हाफ फिल्ड होंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। एलिमेंट्स which are already stable due to half filled or completely filled will have almost zero electron affinity. लिखो ये। Okay, 1 minute.
Okay, solve this question. This is from JEE Mains 2013 का question है. Okay, 1 second. ओके ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको थोड़ा वो करें. Okay, solve this question. What will be the answer? बताओ जल्दी से, without wastage of any time. So I want answer from Athar. Athar never gives any answer in the class. Why Athar? Chalo, tell me what will be the answer for this question. Okay, देखो. Question is saying that first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, इसका मतलब है सोडियम को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज 5.1. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब अगर Na प्लस को मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो वैल्यू कितनी होगी? तो ऑफ कोर्स इट विल बी अपोजिट ऑफ दिस वन. सो आंसर विल बी बी. जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको लग रही है उतना ही अगर आप इस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन वापस से देना चाहो तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी ना. और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो वैल्यू किस फॉर्म में होगी? नेगेटिव फॉर्म में. समझ में आया? सुहान, स्निग्धो, आप लोगों का आंसर गलत था. एंड जयिता, लेट मी नो. ओके, डू वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और करो. क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, नोट के फॉर्म में लिख लो. सम इम्पॉर्टेंट order of electron affinity.
फर्स्ट मैं आपको बता दिया, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, रीज़न भी हमने बात कर ली है, दिस इज़ फॉर हेलोजन फैमिली। सेकेंड इज़ फॉर ऑक्सीजन फैमिली हियर, जिसमें सल्फर की ज़्यादा होती है, देन सेलेनियम की, देन टेलोरियम की, एंड देन ऑक्सीजन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है ये ऑक्सीजन फैमिली। थर्ड है, अगर मैं कंपेयर करूं क्लोरीन फ्लोरीन को सल्फर एंड ऑक्सीजन से, और फोर्थ ऑर्डर है सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब ये सारे ऑर्डर को मैं पीरियोडिक टेबल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो पहला वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फ्लोरीन में ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन का होना चाहिए ज़्यादा बट कम होता है, बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। सेकेंड ऑर्डर है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली का, जिसमें मैंने आपको लिखा है कि सल्फर का सबसे ज़्यादा है, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का, एंड देन ऑक्सीजन का। तो अब what should have been the order? ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम एंड देन टेलुरियम। ये ऑर्डर होना चाहिए था कायदे से, बट ये नहीं है। ऑर्डर कैसा है? सल्फर, और सल्फर के मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल बिहेवियर कि सेकेंड पीरियड जो है वो एक्सेप्शनली कम होते हैं एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड, बिकॉज उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऑक्सीजन को सल्फर के बाद होना चाहिए, बट फॉर दैट मैटर ऑक्सीजन का एकदम टेलुरियम के भी बाद में होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब वैल्यू फाइंड आउट करी गई थी, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ये यहाँ पे आपको लर्न करना ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेप्शन बिहेवियर है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लोरीन क्लोरीन कंपेयर करने के लिए, एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर, मतलब इन चारों में आपको कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज ही हो रही है, दैट मीन्स फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन का एक्सेप्शनली कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। अब इन दोनों में भी आपको चेक करना है, तो आपको पता है सल्फर का ज़्यादा है, अगेन एक्सेप्शन बिहेवियर शो हो रहा है, एंड देन ऑक्सीजन का। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर मुझे कंपेयर करना है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और यहाँ पे फॉस्फोरस में, अगेन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो सल्फर का ज़्यादा, देन ऑक्सीजन। और इन दोनों में भी आप कंपेयर करोगे तो अगेन एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा, फॉस्फोरस का ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम। एंड फॉर दैट मैटर नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके पास ऑर्डर्स हैं उनको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि इन द होल पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आंसर क्या होगा आपका? इन द होल पीरियोडिक टेबल विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट विल बी योर आंसर? जल्दी बताओ। यस रेणुका, योर आंसर इज राइट, गुड। बाकी लोग? अनन्या और जयिता अभी तो अनन्या, जयिता का तो आंसर करेक्ट है। अनन्या अभी तो बताया बेटा, फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। ध्रुव, प्रज्ञा, नहीं बताया था ये, अभी जस्ट बताया। एक्सेप्शनल बिहेवियर है ना, वो लर्न करना पड़ेगा आपको, ये लिखवाया। वैसे होना चाहिए था फ्लोरीन का ही पूरे पीरियोडिक टेबल में,
बट क्लोरीन का एक्सेप्शनली हाई है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, क्लोरीन possesses highest electron affinity in the periodic table, है ना। फ्लोरीन का होना चाहिए था बट इट्स नॉट फ्लोरीन, इट्स क्लोरीन, बिकॉज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड, बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स दे हैव वेरी स्मॉल साइज। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब इंटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड कर रहे होते हो। एक क्वेश्चन करो, लीस्ट स्टेबल ion is, which is the least stable ion? F minus, Cl minus, Be minus, B minus. What will be your answer? ओके देखो, पूछ रहा है कि इसमें से लीस्ट स्टेबल आयन कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन की अगर बात करें, दीज आर योर हैलोजेंस, और लेफ्ट टू राइट जाते हो जब आप पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ओके, तो आंसर आपका फ्लोरीन और क्लोरीन तो नहीं हो सकता। ओके, रेणुका का आंसर इज करेक्ट, गुड। फ्लोरीन क्लोरीन तो नहीं हो सकता, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो। ओके, कंपेयर करो फ्लोरीन और क्लोरीन में, से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है। फ्लोरीन भी बहुत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट क्लोरीन से कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बस इतना। यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है और देन बोरॉन है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बेरिलियम इज योर 1s2 2s2, बोरॉन इज 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको मैंने बताया भी है कि इस केस में जहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन, इन तीनों के केसेस में वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब बेरिलियम बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हो। तो लीस्ट स्टेबल अनायन कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम। गॉट इट? स्निग्धो, स्मरणिका, अभी समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा जब हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, तब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। सो लिख लो, डेफिनेशन लिखो इसमें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons present between covalent bonds। ओके, तो कोई भी आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे मान लो बॉन्ड हो रहा है ए और बी के बीच में, तो इनमें से, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम है, तो दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की अलग अलग होगी। ठीक है, तो
मान लो बी की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़्यादा है, तो वो अपनी तरफ जो है इनको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए और बी में ऐसे इक्वली नहीं दिखाई देंगे आपको, थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्टेड रहेंगे बी की तरफ। अच्छा, ये नहीं समझना है कि बॉन्ड टूट गया है ए और बी के बीच का, बॉन्ड अभी भी है ए और बी के बीच में, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दैट इज मोर टुवर्ड्स बी, बिकॉज बी हैज द मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके। अब इस केस में ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है, ना ही कोई एनर्जी गेन होती है। इट इज लाइक यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कुछ यूनिट नहीं है। ओके। एंड यहाँ पे हम जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम वो कंसीडर नहीं करते। ओके। सिंपली अगर मैं बॉन्ड बनाऊं कार्बन और यहाँ पे हमने जोड़ दिया है लेट्स से फ्लोरीन। ओके। एंड यहाँ पे मान लो है CH3। अब फ्लोरीन जो है, आपको पता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है समहाउ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड तो नहीं तोड़ सकता, इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास, बट इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी तरफ अपने अपने पास पुल करके रखेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। अब हम फैक्टर्स देखते हैं, ट्रेंड किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट फॉर्म में मैं EN लिखूंगी, ठीक है, अदरवाइज मुझे बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। ठीक है। अब एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता है। ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है दैट डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना अपनी तरफ पुल करके कहाँ रखेगा, साइज बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। दूसरा, इन अ पीरियड, मतलब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज कम होता है, जिसकी वजह से आपको पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो पावर है वो बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस का पावर अगर बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अब या फिर फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। तो अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को चेक करें, मैं अगर लिथियम से जा रही हूँ यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। यहाँ पे तो नियॉन खैर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसकी कोई टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बट हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो इतना अच्छे से अपने पास पुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, न्यूक्लियस का पावर काफ़ी कम है। ओके। तो आप अगर डेटा, यहाँ पे मैं डेटा लिखवा रही हूँ बट याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस डेटा को थोड़ा बहुत बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो डेटा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ध्यान रखना है दिस इज योर यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। वैल्यू लिखे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.0, यहाँ पे होता है 0.9, बेरिलियम का 1.5, 1.2। तो आप देख रहे हो टॉप टू बॉटम वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। 2.0, 1.5, 2.5, 1.8। नाइट्रोजन का होता है 3.0, 2.1। ऑक्सीजन इज 3.5, sulfur is 2.5, fluorine is 4.0, then 3.0, then bromine is 2.8, iodine is 2.5। तो अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं which has the highest electronegativity value in whole periodic table, so what will be your answer? Yes, it is fluorine. Good, everyone has given the correct answer. अच्छा, कुछ एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का भी लिख देती हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.1। ओके, तो किन किन की सिमिलर हो रही है? अगर आप देखोगे फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेकेंड, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की चेक करोगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रही है, दैट इज 1.5। देन इफ यू चेक फॉर थर्ड वन, कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, वैल्यू सेम आ रही है 2.5। और लास्ट नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, वैल्यू आ रही है 3.0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है तो वहां पे कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। ओके, लिखो ये पहले जल्दी से। डन राइटिंग? चलो ये छोटा सा क्वेश्चन करो, टेल मी योर आंसर। क्वेश्चन विजिबल है ना? छोटा तो नहीं दिख रहा? लेट मी नो, आई थिंक विजिबल होगा।
चलो बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। डेटा इज गिवन टू यू, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, आंसर विल बी सी। कैसे? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, आप यहीं पे चेक कर लो। पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं हम। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, हमको कंपेयर किस किस के बीच में यूजुअली करना था? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फॉस्फोरस की तो कम होगी एज कम्पेयर टू कार्बन, और सिलिकॉन की भी कम होगी एज कम्पेयर टू कार्बन, तो नाइट्रोजन के पास कार्बन आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, लास्ट में किसका आ जाएगा? सिलिकॉन का। तो जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो यू विल हैव दिस इन ऑप्शन सी। So answer will be C. ओके, सेकेंड फैक्टर जो है वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगा, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वन सेकेंड। सो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना है और उसमें कंपेयर करोगे, जस्ट 1 मिनट, दिस पेज इज नॉट कमिंग डाउन, वन सेकेंड। Okay, fine. So as I was saying, with increase in positive oxidation state, effective nuclear charge increases, and thus tendency to attract shared pair of electrons also increases, or you can say that electronegativity increases. ठीक है? एग्जाम्पल, मेरे पास Mn है, Mn+2 है, Mn+6 है, और Mn+7 है। इसमें से अगर मैं कंपेयर करूँ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब उसको उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इस केस में ऑर्डर विल बी लाइक दिस। ऐसे अगर मैं ले रही हूँ क्रोमियम, क्रोमियम+3 एंड क्रोमियम+6, तो अगेन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ओके, राइट डाउन दिस। Okay, so let's do a small question here.
comment on electronegativity of SB min मतलब antimony. फर्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SB in SbF3 and electronegativity of SB in SbF5. तो आपको बताना है इसमें कौन से केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SB इन, अच्छा चलो इसमें बता दो दोनों में से किस में ज़्यादा होगी. इन SbF3 और इन SbF5. यस गुड. जयिता, स्निग्धो, संप्रीता, स्मरणिका, रेणुका, संपदा, ध्रुव, रेशमा, सबका आंसर करेक्ट है. गुड. यहाँ पे SB के ऊपर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ तो इट इज यहाँ पे -5 तो इधर होगा +5, इधर -3 तो इधर होगा +3. तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दिस विल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू SbF3. तो इस तरीके से भी आपको कंपाउंड के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है. ठीक है. सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर नेगेटिव चार्ज हो, ओके, सो विद increase in negative oxidation state, effective nuclear charge decreases and thus tendency to attract shared pair of electrons decreases, or you can say that electronegativity decreases. ऑलरेडी उसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो नहीं उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस केस में कम होगी. एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास अगर नाइट्रोजन है, N- है, N2- है, N3- है, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर हो जाएगा सिंपली दिस वन. N3- के पास ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और कहाँ से इलेक्ट्रॉन रखेगा वो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी. ऐसी एक और एग्जाम्पल ले लो ऑक्सीजन के साथ, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर विल बी दिस वन. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज न्यूट्रल हियर. यहाँ पे यू हैव नेगेटिव ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इट वोंट टेक एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज रिपल्शन फील होगा उसको. एंड सेम विल बी द केस ऑफ O2- हियर. लिख लो ये. थर्ड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ एटम. ठीक है, अभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन जस्ट लिख लो आप. ओके, थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन का, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बात करी थी, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ये टॉपिक. ठीक है, अभी के लिए जस्ट लिख लो, मैं एक्सप्लेन इसको बाद में करूंगी अच्छे से. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर की इन हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो आपको पता है कि s ऑर्बिटल होता है, देन यू हैव p ऑर्बिटल. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट p के 3 होते हैं, यू नो, इसके अंदर सब शेल में 3 होते हैं, s का एक ही होता है. अगर एक s और एक p कंबाइन हुआ तो sp हो जाता है. अगर एक s और 2 p कंबाइन हो गए तो sp2 हो जाता है. अगर एक s और 3p कंबाइन हुए तो sp3 हो जाता है. तो ये सारे इसके हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हैं s और p के. तो जितना ज़्यादा सल्फर के सॉरी एस पे एस का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. अगर मैं कंपेयर करूँ sp3
sp2 और sp में, तो परसेंटेज ज़्यादा किसके पास है? sp के पास। कैसे? s यहाँ पे 1 है और टोटल 2 है, तो 1/2 इंटू 100, 50% हो गया यहाँ पे। यहाँ पे s 1 है और आपको परसेंटेज निकालना है तो टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल 3 है, 100, दैट मीन्स हियर इट इज़ 33.3%। यहाँ पे s 1 है, टोटल 4 हो गया, s प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया ना, इंटू 100, 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके फैक्टर्स। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स इज सिमिलर, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में खास डिफरेंस नहीं है, देन नेचर ऑफ बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले लें H2, F2, Cl2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो रहा है, दोनों सेम ही है, कोई कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ खींचातानी नहीं कर रहा है, दोनों का एकदम सेंटर पे ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कोई भी पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी मतलब या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज उसमें नहीं आ रहा। ओके, बट इफ two atoms are different, then with increase in difference of electronegativity, ionic character increases in a particular bond and covalent character decreases। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और उतना ही कम क्या होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये पता है, यस और नो? लाइक लेट मी नो, एवरीवन नोज व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। है ना? तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक ही बचता है यहाँ पे, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड उसके बाद दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड।